हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, हमारे सभी जुडिशियल साथी क्या मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ चुके हैं तो सभी का एक शानदार अभिनंदन है इस नए वाले एपिसोड के अंदर। और आज हमें आईपीसी का जो हमारा रथ चल रहा है ना, रथ समझते हो ना नए जमाने के लोगों, भाई रथ काहे समझोगे? रथ घोड़ा गाड़ी जिसको अपन कहा जाता था, श्री राम जी जिसके ऊपर चढ़ के रावण के साथ ये लड़ाई करते थे, महाभारत में जो हुआ था उसी को रथ कहा जाता है। वो बड़ा मजबूत होता है, कैसा कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारा आईपीसी का रथ चल रहा है, क्योंकि हमारे जो एपिसोड है वो भी बड़े मजबूत है ना। मजबूत इसलिए है क्योंकि आप भी बड़े अटेंशन के साथ उनको नोट करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे के सफर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक की कहानी मेरे साथ साथ रिकॉल कर लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले वाले सारे पार्ट्स को, खास करके जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद को धारा 76 से लगाकर 106 तक के प्रोविजंस को ऑब्जर्व कर रखा है, तो अगले 2 मिनट तक आप भी मेरे साथ साथ रिकॉल कर पाएंगे। और अगर नहीं कर रखा है तो मुझे लग रहा है मामला थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ हो रहा है। करते हुए चलो। थोड़ा सा अपना समय का प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो। ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज वही होती है, इंसान के पास दौलत, पैसा, शोहरत आ जाती है लेकिन जल्दी ही फिसल जाती है। पता है काहे? क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए कुछ चीजों को क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। चलिए तो मैं यहां पर कुछ सेक्शन के नाम लिखते हुए जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ उसको रिकॉल करें। बात करेंगे हम यहां पर आईपीसी के चैप्टर 4 की, इंडियन पीनल कोड के चैप्टर नंबर 4 यानी कि 76 से लगाकर 106 तक के सारे प्रोविजन इसमें दे रखे हैं। बेसिकली 76 से स्टार्ट होता है। 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करेंगे, तथ्यों की भूल। 76 को हम 79 से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 76 में लीगली बाउंड पर्सन, विधि के द्वारा आबद्ध पर्सन के द्वारा तथ्य की कोई भूल की जाती है। इसमें हो सकता है जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट कवर होता हो। वहीं 79 के अंदर क्या था, वहां पर जस्टिफिएबल यानी कि न्याय अनुमत कोई आपसे कोई भूल हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 भाई झगड़ रहे हैं, आपको लगा कि अरे वो आपस में एक दूसरे को मतलब क्या करने वाले, मारपीट करने वाले। सडनली एक व्यक्ति शांत हो जाता है, आपको लगता है कि दूसरे वाले ने उसका मर्डर कर दिया, आप उसका घर बाहर से बंद कर देते हो इस गलत फहमी के अंदर कि उसने मर्डर, हत्या जैसा संगीन अपराध कर दिया है और उसको पुलिस के हमें पकड़ाना हो चाहिए। ठीक है, तो ये बात मानते हुए आपने जस्टिफिएबिलिटी के कारण आपने उसको बंद कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो आपके खिलाफ क्या, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध। सदोष परिरोध क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को 4 दीवारी के अंदर बंद कर देना। एक शख्स है जो ना इधर जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना लेफ्ट जा सकता है, ना राइट जा सकता है। अगर चारों तरफ से उसको बंद कर दिया जाए, परिरोध कर दिया जाए, तो सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। और अगर किसी एक जगह से रोका जाता है, वो इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इस डायरेक्शन को आपने रोक दिया, इफ यू प्रिवेंट एनी पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, then that case that what we call that wrongful restraint, सदोष अवरोध। दोनों में अंतर होता है। आप आईपीसी के 339 से लेकर 340 के दिन को परिभाषित कर रखा है। खैर हमें क्या करना है, हमें तो यहां पर आ जाइए, वापस आ जाते हैं। फिर इसको हमने सीआरपीसी के कुछ पार्ट से भी लिंक किया था, याद हो तो 460 से लेकर आप 466 तक सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसके अंदर ऐसी कुछ इरेगुलरिटी, अनियमितता, जो कि मिस्टेक का ही दूसरा नाम होता है। उसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट का 167 पढ़ोगे तो भी वहां पर इस तरह का कुछ लिंक आएगा। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो पर्टिकुलर सेक्शन है 20 से लगाकर 22 तक, उनको देखोगे तो वहां पर भी किसी न किसी मिस्टेक्स की, तथ्यों की भूल की बात कर रखी है। ठीक है, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। 77 में जज का के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है अपराध नहीं होगा। 78 के अंदर कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है, उसकी पालना में कोई निष्पादन में कोई चीज की जाती है तो वो अपराध कैटेगरी में नहीं आती है। देन आफ्टर सेक्शन 80 था हमारा एक्सीडेंट, दुर्घटनावश। लेकिन अगर आप सम्यक रूप से सावधानी बरत रहे हो, ड्यू केयर बरत रहे हो, ड्यू प्रिकॉशन रख रहे हो, फिर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस, ये अपराध यहां पर नहीं होगा। कहने का मतलब सेक्शन 80। एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप का एक मैसेज भेजा, उसने कहा कि सर ये मैसेज बड़ा वायरल हुआ है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। हुआ पता है क्या है, उसमें एक मास्टर जी है, टीचर है। देखो मास्टर जी कहते पता है आजकल की, अब बेचारे जो नए नए टीचर है उनको भी एक ही टैग लगाया जा रहा है, तो हमारे मास्टर जी है। मास्टर जी मत को यार फीलिंग नहीं आती यार, समझा करो चीज को लेकर, है ना। खैर कोई बात नहीं, जोक सपाट। तो उन्होंने बताया, उस स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप स्टूडेंट मैसेज भेजा और कहा कि सर इसका जवाब दीजिए, इसमें क्या आंसर होना चाहिए। सवाल ये था, सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके पास ये मैसेज वायरल घूम रहा होगा। एक टीचर एक स्टूडेंट को मार रहा होता, पिटाई कर रहा होता, क्योंकि स्टूडेंट क्लास में काफी बदमाशी कर रखी होती है। ठीक है, तो वो उसको इस तरीके से मान लो पिटाई विटाई कर रहा था, डंडा वंडा मार रहा था। तो
डंडा मार रहा था और स्टूडेंट ने अपना हाथ खींच लिया, नीचे दूसरा कोई स्टूडेंट बैठा था, उसके सिर पर डंडा लग गया। तो बताओ मास्टर जी ने कौन सा अपराध किया? मास्टर जी के द्वारा यहाँ पर कौन सा अपराध किया गया है? ध्यान रखना, मास्टर जी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि इस दूसरे स्टूडेंट को जो चोट लगी है वो दुर्घटनावश लगी, एक्सीडेंटल लगी है। उनका इंटेंशन था क्या उसको मारने का? नहीं था। लेकिन हाँ, एक प्रिकॉशन वो रख सकते हैं कि भाई जब डंडा मार रहा हूं तो कम से कम थोड़ा सा देखो कि नीचे उसको लग नहीं जाए, ठीक है? बाकी कोई इश्यू नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो सेक्शन 80 क्या होगा? दुर्घटना, यानी कि एक्सीडेंटल कोई ऑफेंस नहीं होता। 81 मेन सिरिया नहीं है और किसी हार्म को रोकने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी क्षति या कोई ऐसी कोई घटना जिससे नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो? कोई दूसरा हार्म कर देते हो, 81 आपको माफ कर देगा। 81 को मैंने कहा था कि 106 के साथ में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 106 के अंदर जो प्राइवेट डिफेंस की बात है, प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर 106 तक के प्रोविजन में आता है। 106 में आपको क्या दे रखा है? 106 में ये बात दे रखी है कि सपोज करो कि आपके ऊपर किसी ने हमला किया, आप खुद को डिफेंड करना चाहते हो, खुद की बॉडी को या खुद की प्रॉपर्टी को या किसी अन्य की बॉडी को या किसी अन्य की प्रॉपर्टी को डिफेंड करना चाहते हो, लेकिन आप तब तक डिफेंड नहीं कर सकते जब तक वो बीच में लोग, इनोसेंट लोग आ रहे हैं, उनकी रिस्क नहीं ली जाए। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपके ऊपर 4-5 गुंडे रोड की दूसरी साइड से फायरिंग कर रहे हैं, आपके पास भी पिस्टल है, आप वापस अपना डिफेंस कर सकते हो, लेकिन रोड पर कुछ इनोसेंट लोग भी भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर वापस मैं अपने डिफेंस में गोली चलाऊंगा तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो रोड में बीच में चलने वाले किसी भी व्यक्ति को लग जाए। क्या आप ऐसा रिस्क ले सकते हो? 106 कहता है यस, आप ऐसा रिस्क ले सकते हो। इनोसेंट पर्सन का रिस्क लिया जाता है। तो 81 भी कुछ थोड़ा सा इसी तरीके से है। देन आफ्टर 82 7 साल से छोटा बच्चा, 83 7 से 12 साल का बच्चा जिसमें मैच्योरिटी नहीं हो, परिपक्वता नहीं हो, 84 अनसाउंड पर्सन का एक्ट। अब इस 84 को 98 के साथ हमें रिकॉल करना है। 98 दोनों का लिंक होना चाहिए। क्या लिंक होना चाहिए? 84 में अनसाउंड पर्सन के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है उसको हम ऑफेंस की, अपराध की कैटेगरी में नहीं रखते। 98 क्या कह रहा है? अनसाउंड पर्सन ने कोई भी एक्ट किया, कोई भी कार्य किया, विकलचित व्यक्ति ने कोई भी कार्य किया, क्या आप उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो? जवाब है हाँ, आप उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हो? अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। इसीलिए 84 को 98 के साथ में पढ़ना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं यहां पर। 85 किसी पर्सन को इंटॉक्सिकेट किया गया तो उसके केस में उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगर उसकी नॉलेज के बिना अगर वो इंटॉक्सिकेट हो रखा है, मत्तता जिसको कहा जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो रखा है, तो उसके केस में कुछ भी करेगा तो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन शर्त है उसने अपनी मर्जी से या अपनी जानकारी से वो लिखकर या कोई भी चीज कंज्यूम ऐसी नहीं की हो जिससे उसको नशा आए, मत्ता आए, ठीक है। 86 कहता है कि अगर वो खुद जानबूझकर इंटॉक्सिकेशन लेकर फिर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो यही माना जाएगा कि उसके मेन सिरिया वही है जो अगर वो एक नॉर्मल बिना नशे में होता तो ऐसी होती 96 के अंदर। देन आफ्टर 87 कंसेंट की बात करता है। 87 और 88 में व्यक्ति खुद अपनी कंसेंट देता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। 87 और 88 में अंतर क्या है? 88 के अंदर वो जो कंसेंट देता है वो खुद के बेनिफिट के लिए, मतलब उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए ली जा रही है और गुड फेथ में की जा रही है। 87 के अंदर बेनिफिट वाला कोई बात वहां पर नहीं दे रखा है। देन आफ्टर 89 के अंदर छोटे बच्चे के केस में 12 साल से छोटा है या अनसाउंड माइंड है, विकसित व्यक्ति, उसके केस में उसके जो गार्जियन, संरक्षक जो होते हैं वो कंसेंट दे सकते हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रखा है, लेकिन वो कंसेंट उसकी डेथ की, मृत्यु की या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की नहीं दे सकते। लेकिन इसके अपवाद है, 3 अपवाद है। कौन कौन से? अगर उसकी मृत्यु हो रही हो, उसको रोकना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कंसेंट दे दो, या ग्रीवियस हर्ट के बारे में, या फिर किसी तरह का घोर रोग बीमारी वाला कोई सीन हो, उस केस में आप ऐसा दे सकते हो। देन आफ्टर 90 और 91, अब ये दोनों स्पेसिफिकली अपने आप में कुछ नहीं है। 90 सिंपली कहता है क्या कि कंसेंट किन केसेस में नहीं मानी जाएगी? कंसेंट 3 केसेस में नहीं मानी जाती। पहला केस कौन सा है? जब वो कोई भी बच्चा हो। दूसरा केस कौन सा है? जब वो कोई इंसेंट पर्सन हो जिसका सेंस नहीं हो, विकसित हो। या फिर तीसरा, अगर आपने डरा धमका के कंसेंट ली है तो कंसेंट नहीं मानी जाती है। 91 क्या कहता है? अगर कोई चीज कंसेंट के बिना भी इंडिपेंडेंट अपराध है, कंसेंट के, सहमति के बिना भी एक स्वतंत्र अपराध है, उस केस के अंदर ये आपके प्रोविजन कौन कौन से? 87, 88, 89 नहीं एप्लीकेबल होंगे। 87, 88, 89 एप्लीकेबल नहीं होंगे। 92 में क्या था? कंसेंट पॉसिबल ही नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है, किससे कंसेंट लेवे, तो उस केस में अगर कोई डॉक्टर गुड फेथ में प्रोसीड करता है तो प्रोटेक्शन मिलेगा। 93 कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा था। 94 के अंदर थ्रेट के वाला केस आया था हमारा। थ्रेट
धमकी देकर अगर कोई चीज करवाई जा रही तो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन आप किसी की डेथ नहीं कर सकते। 95 के अंदर छोटे अपराधों को माफ किया गया। ये तो हमारा बेसिक पार्ट। चलिए ओके डन। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। आते हैं प्राइवेट डिफेंस पर। 96 बेसिक प्रावधान है कि प्राइवेट डिफेंस में आत्म सुरक्षा के अंदर आत्म प्रतिरक्षा में कोई भी एक्ट किया गया वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। 97 कहता है दो तरह के हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है। पहला कौन सा है? प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, शरीर का, और दूसरा कौन सा है? संपत्ति का। शरीर किसका? खुद का या किसी अन्य का भी। प्रॉपर्टी किसकी? खुद की भी और अन्य की भी। लेकिन समस्या यह है कि बॉडी के करीब तो सारे ऑफेंसेस में आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड सिर्फ 4 अपराधों के अंदर ही प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। चोरी है, रॉबरी है, और तीसरा आपका कौन सा था? तीसरा वहां पर था मिसचीफ, चौथा था ट्रेसपास, रिष्टी और अत्याचार। इन चारों में ही आपको उपलब्ध होगा। 98 हम डिस्कस कर चुके हैं, अनसाउंड पर्सन वाला पॉइंट था। 98 में 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन है। 99 को याद रखने के लिए मैंने आपको छोटा सा ट्रिक दिया था। ट्रिक ये था कि पब्लिक सर्वेंट को याद रख लो, क्योंकि तीनों जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं? पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए हैं। पब्लिक सर्वेंट का कोई एक्ट हो, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कोई अगर कोई एक्ट हो, इस तरह का कोई बात आ जाए तो 1, 2, 3 तीनों जो एक्सेप्शन मिलेंगे आपको 99 में पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए मिलेंगे। देन आफ्टर सेक्शन 100 कब आप डेथ कर सकते हो? 7 तरह के केसेस थे, याद है ना आपको? नहीं याद हो मेरे साथ फटाफट रिकॉल कर दीजिए। ऐसा असॉल्ट किया जा रहा है, असॉल्ट 351, 351 हमला, ऐसा असॉल्ट किया जिससे आपको एप्रीहेंशन, आशंका हो रही है कि आपकी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। आपके साथ ग्रीवियस एक्ट, घोर उपपत्ति हो सकती है 320 वाली। आपके साथ रेप हो सकता है 375 वाला। आपके साथ कोई अननेचुरल लस्ट, अप्राकृतिक तरह का कृत किया जा सकता है 377 वाला केस। आपके साथ क्या हो सकता है? किडनैपिंग, एब्डक्शन 359 से लगा 362 वाली 362 वाला प्रोविजन। देन आफ्टर आपको रॉन्गफुली कन्फाइंड, सदोष अवरोध, परिरोध किया जा सकता है किसी जगह पर, सदोष परिरोध किया जा सकता है, और जहां पर आप पब्लिक अथॉरिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। और लास्ट में क्या था? एसिड अटैक वाले जो मामले होते हैं उस केस के अंदर। तो 7 केस 100 के साथ हमने तुरंत बाद 103 पढ़ा था। यहां पर सिर्फ 4 केसेस आते हैं, 4 केसेस आते हैं जहां पर क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी के ऑफेंस के खिलाफ में आप में क्या कर सकते हो? आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित वहां पर कर सकते हो। 4 केसेस में कौन कौन सी बात करें तो जैसे देखो, रॉबरी वाला पहला केस कवर किया गया, आपके नाइट में रात्रि गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वाला केस है। देन आफ्टर मिसचीफ बाय फायर, आप आग के द्वारा किसी ड्वेलिंग हाउस में मिसचीफ करते हो, आग के द्वारा किसी निवास गृह, कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसा बोट, कोई भी ऐसा वेसल जो रहने के लिए काम आता हो, वहां पर आपने आग के द्वारा किसी तरह की मिसचीफ बाय फायर कमिट किए, वहां पर कर सकते हैं। और चौथा, ऐसे कोई भी ट्रेसपास या मिसचीफ वाले मामले जहां पर संभावना आपकी मृत्यु की है, वहां पर भी क्या कर सकते हो? डेथ कर सकते हो। ठीक है, 100। उसके बाद 101 कहां से स्टार्ट होगा? जब से भय आएगा। कहां तक चलेगा? जब तक भय बना रहेगा। ठीक है, और उसी तरीके से 104, अब यहां पर स्टार्ट करा तो ठीक लिखा है, जब से भय स्टार्ट हो जाता है तब से आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब तक चलेगा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में चारों केसेस में अलग अलग है। थेफ्ट का मामला अलग है, रॉबरी का अलग अलग है, और मिसचीफ का अलग है, ट्रेसपास का अलग है। इन चारों के केसेस में आपको एक बार उसको टेबल को वापस गो थ्रू करना रहेगा। चलिए, उसके बाद सिंपल सी बातें थी। 101 हो गया, 102 वाला हमारा पॉइंट आ गया। 101 क्या था? जो अदर देन डेथ वाला पॉइंट। 104 था अदर देन डेथ। 102 में कंटिन्यू होना, कमेंसमेंट होना, आगे कब तक चलेगा, ये 105 और 106 हम डिस्कस कर चुके हैं। इनोसेंट को रिस्क पर आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये तो थी कहानी अभी तक की। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक इमेज रिकॉल करवा दूं मैं यहां पर। हैव यू सीन दिस इमेज? ना इमेज क्या सर, हमने तो पूरी की पूरी मूवी देख रखी है, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार देख रखी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छे से समझोगे, है ना। एक वो कपिल शर्मा का एक फनी मूवी आया था, क्या मूवी था? शादी, जिसमें उसकी 4 पत्नियां होती हैं। तो उसमें वरुण शर्मा ने एक कैरेक्टर प्ले किया था। तो वो कहता है कि तुमने साइंस पढ़ रखी है? तो सामने जवाब आता है हम नहीं पढ़ रहे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसा ही केस यहाँ पर भी है। अगर आपने ये मूवी देख रखी है ना, कोई बात नहीं, नहीं भी देख रखी तो मैं जो स्क्रिप्ट बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए अच्छे से। इसमें हुआ क्या था? इसमें राजमाता थी एक शिवगामी, ओके, उसको भड़काया गया था, उसको दुष्प्रेरित किया गया था, अबेट किया गया था। उसके कानों के अंदर इस तरीके से चीजें डाली गई थी बाहुबली के विरुद्ध में। किसने डाली? वही भल्लाल देव और उसका वो हैंडीकैम फादर। उन दोनों ने उस राजमाता शिवगामी के केस में इस तरह से चीज डाली, और उसने ऑर्डर दे दिया कटप्पा को, जा कटप्पा बाहुबली को मार दे। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो कटप्पा है, जब ये बाहुबली को मार रहा होता है ना, तो बेसिकली क्या कर रहा है? बेसिकली ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। किसके ऑर्डर को? वही आपकी वो राजमाता शिवगामी। ठीक है,
ओके, और शिवगामी को अबेट किसने किया है? सबसे बड़ी बात आ रही, शिवगामी को अबेट किसने किया है? अबेट करना यानी कि दुष्प्रेरित करना, तो वो काम किया है भल्लाल देव ने। भल्लाल देव ने। आई होप सो कि आपको ये नाम तो अभी तक याद ही होंगे, ज्यादा पुरानी मूवी नहीं है इसलिए। अब हुआ ये कि हम क्या पढ़ने वाले हैं सर इस केस के अंदर? हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो अगला चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 5। देखो पहली बात तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं, चैप्टर 5 को ढंग से नहीं पढ़ा तो दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो आपको 107 से आपके 120 तक कोई भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, खोटा कर दोगे, पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आएगा, समझना इसको। हमारे इंडियन पिनल कोड में दो तरह के अबेटमेंट दे रखे हैं। एक दे रखा है जनरल अबेटमेंट जो आपको 107 से लगाकर 120 में मिलेगा, दूसरा है स्पेशल अबेटमेंट। स्पेशल अबेटमेंट, ठीक है। तो दूसरा हमें क्या समझना है? स्पेशल अबेटमेंट के पार्ट को समझना। विशेष का दुष्प्रेरण, सर ये कौन सा पार्ट? अरे ये पार्ट ऐसा है जो आपको बिखरा हुआ मिलेगा पूरी आईपीसी के अंदर, पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर। सर एग्जांपल दो, बिल्कुल देते हैं। आप जाइएगा 305 पर, 305 क्या है? कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसेन पर्सन है या अनसाउंड माइंड जैसा कोई व्यक्ति, विकृत मस्तिष्क वाला कोई व्यक्ति है, उसको अबेट किया गया कि जाके मर जा, तेरे जैसों की तो दुनिया में जरूरत नहीं है, और उसने जाके सुसाइड कर लिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कर लिया, 305। या फिर अभी जो 306 बड़ा फेमस चल रहा है, सुशांत सिंह वाला जो मामला चल रहा था, उसको लेकर क्या था उसके अंदर? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसा ही तो कोई सीन था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसा, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण हो गया, ये स्पेशल केस है। ये कैसा है? स्पेशल केस है। 107 से लगाकर 120 जो चैप्टर 5 है ना आपका, ये दो तरह के काम करता है। देखो ध्यान से समझना, वरना 107 से लेकर 120 तक की जो यात्रा करेंगे मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए एंजॉय करना है तो अभी कुछ जो दो चार बातें कह रहा हूं उनको बड़ा स्पेसिफिकली समझना, और ऐसा समझना है कि एग्जाम के एंड पॉइंट तक माइंड में सेट रहे, ठीक है। तो स्पेशल अबेटमेंट आएगा। सर ये तो हमें पता था, कुछ नया बताओ। नया सुनिए। अब आपका एक स्पेसिफिक चैप्टर है, सुनना। मैं बेसिकली पता है अभी क्या कर रहा हूं, इसको कहते हैं निबंध में पृष्ठभूमि तैयार करना, बैकग्राउंड तैयार करना। जब भी कोई भी ऐसे लिखा जाता है ना, शुरुआत में उसका अपन एक इनिशियल बैकग्राउंड तैयार करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ऐसे राइटिंग का भी टॉपिक आपके कोर्स में है, सिलेबस के अंदर है, ध्यान रखना। तो उसको लेकर भी स्पेसिफिक आपको राइटर बनना पड़ेगा। देखो जब ऐसे राइटिंग करते हो तो अपने सारे भाव अभिव्यक्ति, सारे अपने विचारों को, सारे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि बेसिकली एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आपके माइंड में किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या थॉट्स है, क्या क्या विचार है। ही जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। अगर अच्छा लगेगा तो आपको नंबर देगा, अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहेगा। खैर, तो यही चीज है। अब वापस अबेटमेंट पे आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि एक पर्टिकुलर आपका चैप्टर आता है। चैप्टर कौन सा? आपके मेन अपराध कहां से स्टार्ट होते हैं आईपीसी के अंदर? 121 121 से स्टार्ट होता है, जहां पर राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों का जिक्र कर रखा है। राजद्रोह, सेडिशन का मामला जो इंडिया में हर तीसरे चौथे महीने में एक आधी घटना हम देखते हैं सेडिशन के एंगल से, वो भी इसी के अंदर मिलेगा, 121 से लगाकर 130 तक। उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आने वाला एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो कि आर्मी नेवी के मेंबर से संबंधित है, ठीक है। देखो ये जो हमारी आर्मी है, सेना है वगैरह, नेवी है ना, इनका अलग सिस्टम होता है। इनके लिए कोर्ट मार्शल की अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आप डायरेक्टली आईपीसी के अपराधों से चीजों को देख लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन कोई सोल्जर है, समझना इस चीज को लेकर, कोई सोल्जर है, सेना के अंदर काम करता है, वो नेट पर फेसबुक का उसका अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट से उसके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक कोई उसका दूसरा कोई फ्रेंड था उससे, ठीक है, और वो उसको अबेट करता है कि यार तुम क्या यार सोल्जर की नौकरी करते हो, ये कोई नौकरी है? मतलब जैसे एक नौकर कैसा होता है, मतलब जिसको बिना वेतन, कोई ढंग का वेतन दिए उसको अपन साफ पुलिस का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वैसा तुम्हारा। इस तरीके से वो उसके माइंड में कचरा भरता है। कचरा भर के वो उसको कुछ गलत चीज करने के लिए अबेट करता है। वो कहता है ऐसा कर यार, अपने जो मेजर अगली बार कमांड देना तो जूता उतार के मेजर पे मार देना। मेजर अगर कोई ऐसा कमांड दे, ऐसे चार्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, तो वो व्यक्ति उस आर्मी के मेंबर को बेसिकली कर क्या रहा है, उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। अबेटर क्या करता है?
अबेटर बेसिकली उसके माइंड में कुछ कचरा पड़ता है, क्या यार तुम्हारी जगह मैं होता तो पता नहीं क्या क्या कर देता, तुमसे इतना भी नहीं होता यार, धिक्कार है तुम्हारे पर, ये वो दैट सीन वगैरह वगैरह जो भी है। तो अब वो आर्मी के मेंबर को क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है। काम की बात, काम की लाइन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि वो जो चैप्टर है आपका 131 से लेकर 140, वापस सुनिएगा अच्छे से, ये जो आपका चैप्टर 7 है 131 से लेकर 140 तक, वो पूरा का पूरा अबेटमेंट पर डिपेंड करता है। आज सेशन खत्म होने के बाद आप इसको क्रॉस चेक करना और सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़ना। क्या करना, शीर्षक हेडिंग पढ़ना उसके सेक्शंस की, 131 से लेकर 1 स्पेसिफिकली कहां तक, 131 से लेकर 140 तक। शायद ये हिंदी का शब्द आपको दिक्कत करे, कोई बात नहीं, इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख लेता हूं। 140 तक जो आर्मी वाले ऑफेंस है ना, उसमें बेसिकली मेन जो एलिमेंट है वो अबेटमेंट ही तो है। वहां पर आपको मिलेगा कि भाई आपने अबेटमेंट कर दिया डेसेशन करवाने के लिए, उसको सेना छोड़ने के लिए, सेना से भागने के लिए, या इन सबऑर्डिनेशन अनअधनिष्ठता करने के लिए, है ना। इन सबऑर्डिनेट मतलब अधीन हो, और इन सबऑर्डिनेट मतलब अनअधीन रहना वाला, वो वाला उसमें ऑफेंस भी क्या कराने के लिए, म्यूटिनी करवाने के लिए, विद्रोह करवाना वगैरह। म्यूटिनी पता है 1857 की क्रांति पता है उसमें हुआ क्या था, मंगल पांडे ने क्या किया था, म्यूटिनी किया था, विद्रोह किया था, सैन्य विद्रोह जिसको बोला जाता है। तो म्यूटिनी करने के लिए वगैरह अबेट किया जाता है, क्योंकि वहां पर हम आईपीसी के अंदर कभी भी किसी सोल्जर को पनिश नहीं करते हैं। सोल्जर को पनिश करने के लिए तो उसके जो नॉर्मल जो कोर्ट मार्शल के लॉ है वो अप्लाई होता है, क्योंकि वो सेना का अधिकार है, सेना इज डिफेंस, सुरक्षा का मामला है, इसलिए नॉर्मल कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग वीरिंग नहीं होती है। कोर्ट मार्शल तरीके से जो भी करना है वो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, वो सेना का जवान छुट्टी पर आ रखा था, छुट्टियों के दौरान उसने किसी पड़ोसी का मर्डर कर दिया, मतलब अनऑफिशियल लाइफ के दौरान अगर इसने कुछ अपराध कर दिया वो एक अलग चीज है। लेकिन इन जनरल अगर आप किसी सोल्जर को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उसने कोई गलती की है तो वो सैन्य आर्मी लॉ के तहत उसकी कार्रवाई होती है, आईपीसी के तहत हम उसको इस तरीके से पनिश नहीं करते। तो वो यहां पर आएगा ही नहीं। ये लिखा हुआ कहां है, ये आपको मिलेगा सेक्शन 139 के अंदर, क्योंकि बेसिकली ये जो चैप्टर है ना 131 से 140, ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट वाले बातों को डील करता है। अब अगर सोचो, अगर आपने 107 से लेकर 120 तक की बातों को अच्छे से नहीं समझा तो कहीं न कहीं आप क्या कर पाओगे, इस चीज को भी मिस कर दोगे, इस चीज को भी मिस कर दोगे। और एग्जाम में सवाल आया तो आपकी स्माइल कुछ इस तरीके से बनाएगी, उदासी भरी। इसलिए ध्यान रखना, अबेटमेंट वाले पॉइंट को अच्छे से समझना। बट सर समझना क्या है उसमें, वो तो हमको पता चल गया कि भाई एक व्यक्ति है जो किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से उकसाता है, अबेट करता है, तो उसको हम अबेटमेंट कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, लेकिन ये थोड़ा अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, मैंने यहां पर कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि ये तो है हमारा कटप्पा। सबसे पहले बात कटप्पा की करें तो कटप्पा का स्टेटस कैसा है, ऑफेंडर का, ऑफेंडर अपराधी। मेन अपराधी कौन है, कटप्पा। इसने क्या किया है, बाहुबली को मारा है। बेसिकली इन आईज ऑफ लॉ ही इज द मर्डरर। ये क्या है, मर्डरर, इसने अपराध किया है, ठीक है। नाउ सेकंड चीज, शिवगामी क्या है, शिवगामी ने ऑर्डर दिया है, शिवगामी ने ऑर्डर दिया है तो शिवगामी अबेटर नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। शिवगामी इज नॉट एन अबेटर। अबेटर तो कौन है, वो भल्लाल देव और उसके जो हैंडीकैम फादर थे वो थे, ठीक है। तो भल्लाल देव को मैं मान लेता हूं कि दोनों एक ही है, भल्लाल देव, तो भल्लाल देव को हम क्या कहेंगे, अबेटर कहेंगे। आने वाले जो भी प्रोविजन में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं उसमें कौन है, भल्लाल देव अबेटर है, दुष्प्रेरक है, ठीक है, जिसने बेसिकली उस शिवगामी को भड़काया, या उसका हैंडीकैम फादर अबेटर है जिसने भड़काया। और ये क्या हो गया, ऑफेंडर हो गया। वो शिवगामी कैसी हो गई, वो भी ऑफेंडर है, वो भी क्या है, ऑफेंडर। ध्यान रखना यहां पर दो ऑफेंडर है, एक तो है कटप्पा जिसने बेसिकली एक्ट किया, एक है शिवगामी जिसने ऐसा ऑर्डर पास किया, ठीक है। हालांकि कटप्पा तो बच जाएगा। कटप्पा क्यों बच जाएगा, कटप्पा के वजह से आप सेक्शन 178 आता है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ता है, या अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान। तो यहां पर वो शिवगामी राज शासन था उसका, वो सब कुछ थी, जुडिशरी भी वही थी और एग्जीक्यूटिव भी वही थी, इसलिए उसने उसका ऑर्डर फॉलो किया, कटप्पा बच जाएगा। लेकिन बात आता है अबेटर का और ऑफेंडर का। यहां पर आपको दो ही चीजें निकालनी है पूरे इस पार्ट चैप्टर 5 के अंदर। एक तो अबेटर की लायबिलिटी क्या बनती है, दायित्व क्या बनता है, उसको कितनी सजा मिलेगी, और दूसरा जो है
ऑफेंडर के साथ उसका रिलेवेंसी, ऑफेंडर के एक्ट के साथ। सपोज करो ऐसा होता कि राजमाता शिवगामी ने कहा कटप्पा जाके बाहुबली को मार दे, लेकिन कटप्पा बाहुबली को मारने की बजाय बाहुबली को लूट के आ जाता, मतलब उसके जितने भी सोने वगैरह थे वो सब चोरी छुपा के चोरी करके लेके, रॉबरी करके लेके आ जाता। कहा क्या, किस बात के लिए? अबेटमेंट ऑफ मर्डर किया गया था। वो क्या करके आ गया? वो तो रॉबरी करके आ गया, मारने के लिए कहा गया था ना। तो अबेटर को जिस एक्ट के लिए भेजा वो एक्ट उसने किया ही नहीं, नंबर 1 सिचुएशन। जिस एक्ट के लिए भेजा उसकी जगह कोई दूसरा एक्ट कर लिया, नंबर 2 सिचुएशन। जिस एक्ट के लिए भेजा वो तो किया, उसके साथ साथ दूसरा और सिचुएशन कर लिया, बाहुबली को मार भी दिया और बाहुबली के जो भी सोने वोने की गोल्ड वोल्ड की चीजें पहनी हुई थी उनको लूट के भी आ गया। दोनों एक्ट कर दिए, ठीक है। तीसरी सिचुएशन। चौथी सिचुएशन, जिसने अबेट किया यानी कि भल्लाल देव, जिस समय कटप्पा बाहुबली को तलवार मार रहा था भल्लाल देव वहीं पर उपस्थित था, तो भल्लाल देव की लायबिलिटी क्या बनेगी? भल्लाल देव की लायबिलिटी क्या बनेगी वहां पर? मतलब जब अबेटर ऑफेंस करने वाली जगह पर प्रेजेंट है तो। अब आपको देखो है ना, मैंने जो बातें बताई बस वही चीजें आपको रिकॉल रखनी है, एग्जाम माइंड में सेट रखनी है, क्योंकि यही आपको सेक्शन में दे रखी है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 110, 111, 112, 113 वगैरह, यही बातें बेसिकली दे रखी हैं आपको कि एक एक्ट करने गए थे, दूसरा करके आ गया, भेजा किसी और के लिए था, कुछ और करके गया, जिसके लिए भेजा वो भी किया और दूसरा वाला एक्ट भी कर दिया। तो कुल मिला के हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है अबेटर की पनिशमेंट। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, इन द आईज ऑफ लॉ अबेटर और ऑफेंडर, दुष्प्रेरक और अपराधी, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर रखते हैं। कानून की नजरों में इन दोनों का क्या है? अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक की सजा पर ही दूसरे की सजा निर्भर करे। जैसे सपोज करो कटप्पा को अबेट के बदले क्या ना, राजगामा सिद्धूमी को अबेट किया गया और उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऑफेंडर करने वाले ने अपराध नहीं किया, भल्लाल देव ने कहा कि बाहुबली को मारना चाहिए शिवगामी ने, और उसने मना कर दिया, उसने कटप्पा को कोई ऑर्डर ही नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर ऑफेंस हुआ ही नहीं। तो जब अबेटर ने ऑफेंस किया ही नहीं, मतलब उसने सॉरी ऑफेंडर ने, अपराधी ने अपराध किया ही नहीं, तो भी क्या अबेटर को सजा मिलेगी? कि हाँ, यस। उदाहरण लेके समझते हैं। किसी ने कहा, ए ने कहा बी से क्या जाके सी को मार दे, बी ने कहा मैं क्यों मारूं भाई, मतलब उसने ए ने बी को इस तरह से उकसाया, लेकिन बी ने फाइनली मना कर दिया कि मैं नहीं मारूंगा, अपराध हुआ ही नहीं, ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो बी को सजा मिलेगी नहीं क्योंकि बी ने तो अपराध किया ही नहीं था। ए का क्या स्टेटस होगा? ध्यान रखना, ऑफेंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, अबेटर को तो सजा मिलेगी, क्योंकि अबेटमेंट अपने आप में एक अपराध है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी लाइन है ये। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण अपने आप में क्या है? एक ऑफेंस है, ठीक है। इसलिए ऑफेंस मेन जो अपराध है, अगर नहीं भी हुआ हो, जिसको हमने अबेट किया था, वो अगर नहीं भी हुआ हो तो भी अबेटर को सजा मिलेगी। मतलब भल्लाल देव ने तो बाहुबली को मरवाने के लिए जैसे ही अबेट किया, अब बाहुबली मरता है कि नहीं मरता है, भल्लाल देव को तो सजा मिल जाएगी अबेटमेंट की। अब सजा कहां मिलेगी ये हमें देखना रहेगा, कितनी मिलेगी ये भी देखना रहेगा, बट इतना तय हो गया कि मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बड़ा फेमस एपिसोड रहा है, आप हम सब लोग जानते हैं। रामायण के अंदर 2 कैरेक्टर थे, एक था केकई और दूसरी थी वो मंथरा दासी। अब मंथरा दासी ने केकई को क्या कहा कि भरत को राज सिंहासन दे दो और जो राम है उसको दे दो वनवास। ऐसा ही कुछ सीन था ना रामायण का, जहां तक मेरी याददाश्त है बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो अब मंथरा दासी कौन है? सी इज अबेटर। समझना इस चीज को, ये कौन है? ये है अबेटर, जिसने केकई को क्या किया? अबेट किया बेसिकली। और फिर जाके उसने वो प्रॉमिस को मांगा, तो ये जो केकई थी ये कौन हो गई? ये बेसिकली हो गई ऑफेंडर, क्योंकि इसने वो जिस प्रॉमिस की आड़ में दशरथ से इस तरह का एक्ट करवा दिया, ठीक है। तो मंथरा दासी यहां पर अबेटर। मंथरा दासी की क्या क्या लायबिलिटी होगी बेसिकली हमें वो जानना है। तो इस चैप्टर को आप ऑफेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो। सबसे बड़ी गलती जो होती है, मैं वो बताना चाहता हूं कि वो गलती हमें यहां पर नहीं करनी है। हमें इस चैप्टर को मंथरा दासी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें इस चैप्टर को भल्लाल देव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तब तो आ जाएगा समझ में। और आप गलती से भी
मंथरा की जगह केकई का स्टेटस लेके बैठ गए, या बल्लाल देव की जगह शिवगामी का स्टेटस या कटप्पा का स्टेटस लेके बैठ गए, तो मामला गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको चैप्टर 5 सिर्फ और सिर्फ बल्लाल देव और मंत्रा दासी यानी कि अबेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, समझना है अबेटर। तब तो क्या है, बेसिकली चीजें फंडा डायरेक्टली हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे वन बाय वन हम मेन चीजों की ओर। ठीक है, ये इमेजिनेशन क्लियर है ना? इमेजिनेशन क्लियर है ना कि ये जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो किस एंगल से पढ़ना है? वेरी गुड। अब देखिए, अब देखो ऐसा है, अब कुछ सवाल और हमारे माइंड में आने चाहिए। जैसे कि मिस्टर ए है, ए फॉर अबेटर, इसने मिस्टर ओ को, ओ फॉर ऑफेंडर, ओ फॉर ऑफेंडर, ए ने ओ को क्या किया? अबेट किया, दुष्प्रेरित किया। ठीक है, दुष्प्रेरित किया। ओके, किस चीज के लिए? किसी ऑफेंस के लिए। कोई ऐसा ऑफेंस है जो किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ, टी फॉर थर्ड पर्सन, उसके खिलाफ कोई ऑफेंस करने के लिए इसको अबेट किया गया, ओ को। ओके, ध्यान रखना, पहला नियम देखो, पहला नियम यह है कि अबेटर की जो लायबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट है। अबेटर की जो लायबिलिटी होगी वो स्वतंत्र है, वो किसी भी रूप में आपके इस ऑफेंडर की लायबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, ऑफेंडर की लायबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन इसके हैं कुछ अपवाद, इसके क्या हैं? कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये आपका पहला नियम है, पहले नियम के कुछ एक्सेप्शन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। होगा क्या बेसिकली कि जो अबेटर दुष्प्रेरक है उसकी लायबिलिटी क्या करती है? निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है ऑफेंडर की लायबिलिटी से। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। अपवाद कब आएंगे? जैसे मान लो इसको कहा गया था कि तेरे को, भाई ऑफेंडर को बोला कि तेरे को जाके क्या करना है? पर्टिकुलर एक्ट करना है, A1 करना है, एक्ट 1 करना है। ठीक है, ये जाके A1 तो नहीं लेकिन A2 करके आ गया। सपोज करूं इसको कहा गया कि तेरे को A1 करना है, अब ये जाके A1 भी करके आता है प्लस A2 कोई दूसरा एक्ट भी करके आ जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर मतलब ये जो जहां पर दो बातें आ रही है ना कि एक एक्ट की जगह दूसरा एक्ट कर दिया या एक एक्ट के साथ साथ में दूसरे एक और एक्ट और कर दिया, तो वहां पर आप देखोगे ना तो A2 इसमें आपको मिलेगा, इसमें आपको एक बात मिलेगी कि जो A2 ने ये एडिशनल एक्ट किया, देखो समझना थोड़ा सा तकनीकी बिंदु है। जहां तक बात A1 की है, A1 की, A1 अगर A1 हुआ होता तो क्या अबेटर A1 के लिए लायबल है? बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बात आ रही है A2 की, एक ऐसा एक्ट जिसको अबेट नहीं किया गया था। जैसे A1 है यहां, तो A1 के लिए तो लायबल हो जाएगा, इसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं। हमें तो प्रॉब्लम है इस A2 से, ये जो दूसरा एक्ट वो करके आया है ना, इसका क्या करेंगे? इस केस के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑफेंडर, अपराधी के द्वारा ये जो दूसरा वाला एक्ट किया गया है, इसके संदर्भ में भी अबेटर की लायबिलिटी बन सकती है, अबेटर की लायबिलिटी बन सकती है। लेकिन तब जब ये जो दूसरा वाला एक्ट हो, ये हो सकता है उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में हो, संभावित परिणाम हो उसका। जैसे कि ए ने बी को कहा कि यार जाके है ना सी का घर जला दे, रात के समय था कि सी का पूरा घर जला दे। ठीक है, अबेटमेंट किस चीज के लिए हुआ? घर को जलाने के लिए। इसको कहा जाता है मिसचीफ बाय फायर। क्या कहते हैं? मिसचीफ बाय फायर। तो अबेटमेंट ऑफ मिसचीफ बाय फायर ऑफ द ड्वेलिंग हाउस, आपको पता है ना, अभी पढ़ा था हमने सेक्शन 103 में कि ऐसे केसेस के अंदर डेथ कर सकता है प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए। तो ए ने बी को कहा कि जाके सी का घर जला दे। ठीक है, अब वो रात का समय था, उस ए को पता है कि जो सी है और उसकी वाइफ है वो दोनों उस घर के अंदर सो रहे हैं। बी गया, जाके घर जलाकर आ गया। उस घर के साथ साथ सी और उसकी वाइफ दोनों जलकर मर गए, दोनों जल के मर गए। ऑफेंस किसका हुआ था? मिसचीफ बाय फायर ऑफ ड्वेलिंग हाउस, एक निवास गृह का आग के द्वारा रिष्टि करना, इसका ऑबेट हुआ था। क्या इसके लिए ए लायबल है? हाँ, इसके लिए जो मेन जो ए है हमारा अबेटर है वो तो लायबल होगा। लेकिन जो मर्डर हो, दोनों मर गए हैं वहां पर, उसके लिए लायबल होगा। तो अगर ए को पता है ना कि वो दोनों वहां पर घर के अंदर है और फिर भी उसने ऐसा उसको कह दिया सी को कि जाके घर जला दे, मतलब वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जानता था,
उसको संभावित परिणाम पता थे कि यार वो दोनों सो रहे हैं, मैं घर जलाऊंगा तो जल के तो जिंदा मरेंगे ही, वो जिंदा जल जाएंगे उसके अंदर, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन ए को पता ही नहीं था कि यार सी और वो दोनों उसके घर में। डायग्रामेटिक करें क्या, इसको कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। फंडा समझ में आना चाहिए। देखो ये क्या है, सपोज करते हैं, अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाते हैं कुछ। ये है जो घर है किसका, सी का, ये सी का यहां पर घर है। मिस्टर सी और मिसेज सी, ठीक है, ये दोनों यहां पर आराम से सो रहे हैं। ओके, नाइट का समय था, नाइट हो रखी है, आप मान लेना चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। ओके, अब ए जो है, यानी कि जो अबेटर जो है ए, मिस्टर ए, इसका नाम क्या है ए, वो कहता है किसको, बी को, बी को, ये थोड़ा सा गुंडा टाइप का है इसलिए इसको बी रख देते हैं। उसने कहा जाओ और आप क्या करो, उसका घर जला दो। किसका अबेटमेंट हो रहा है, मिसचिफ बाय फायर का, मिसचिफ बाय फायर, किसमें, घर के अंदर, हाउस, ड्वेलिंग हाउस। ये गया और उसने इसका घर जला दिया। ठीक है, ये घर जल रहा है यहां पर। ओके, इस तरीके से घर जल रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया कि मिस्टर सी है वो भी डेथ हो गई और मिसेस सी की भी डेथ हो गई। अब सवाल आता है कि ए की लायबिलिटी क्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ ए। देखो आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें भी कई बार इस तरह का एक इलस्ट्रेशन देख के आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें अबेटर की ए की क्या लायबिलिटी होगी, क्या उसका दायित्व होगा। तो समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या रहेगा कि मिस्टर ए की लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, पहली लायबिलिटी नंबर 1, ये जो ऑफेंस किया ना मिस्चिफ भाया जलाने वाली, तो ये जो आग जलाई है घर के अंदर, इसके लिए तो लायबल है ही। दूसरा, क्या वो उनके मर्डर के लिए भी लायबल होगा या नहीं होगा। तो अब उनके हत्या के लिए लायबल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा। किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए को जानकारी थी या नहीं थी। मतलब इसमें दो सिचुएशन बनेगी, दो सिचुएशन, नॉलेज था, जानकारी थी या नहीं थी, या उसको पता था कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, संभावित कारण है। एक तो क्या है, जानकारी होना, और दूसरा क्या हो गया कि उसको संभावित पता है कि ये जो सी और उसकी वाइफ है वो दोनों घर में ही है। और दूसरा है नॉट नो। पहली सिचुएशन में तो क्या है, उनको पता है, यस दे नो। दूसरी सिचुएशन को नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो ए लायबल भी नहीं होगा, और अगर पता है तो ए लायबल होगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अबेटर की लायबिलिटी इस केस के अंदर निर्भर कर रही है ऑफेंडर ने क्या क्या एक्ट करके आ गया वो। ठीक है, ऑफेंडर क्या क्या एक्ट करके आ गया। ठीक है, तो यहां पर इस ये इसका अपवाद है, बाकी जो एक की लायबिलिटी है वो उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। नंबर 2, ऑफेंडर जो है ना, ऑफेंडर पर वही प्रावधान नॉर्मल अप्लाई होंगे जो एक सामान्य केस में अप्लाई होता है। मतलब सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। जैसे एक 6 साल का बच्चा है, आप जाके उसको गन पकड़ा रहे हो और आप कह रहे हो जाके उसको मार के आ जा, तो उसने जाके गया, बच्चा गया, बच्चे ने पिस्टल चला ली, वो जिसको पिस्टल चलाई थी वो तो मर गया, जिसके गोली मारी थी वो मर गया। तो ऑफेंडर की सजा नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 82 कहता है 7 साल से छोटा बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता। किसी आपने पागल व्यक्ति को इस तरीके से अबैट किया और उसने जाके अपराध कर दिया, क्या वो पागल व्यक्ति लायबल होगा, जिम्मेदार होगा? नहीं, क्योंकि सेक्शन 84 मना कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर जो भी बात होगी, ऑफेंडर की जो लायबिलिटी है वो सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन रहेगी। लेकिन 18 साल से प्लस का व्यक्ति, अब सुन लो काम की बात, 18 साल से प्लस का व्यक्ति है, वो कह रहा है कि साहब उसने मुझे अबैट किया इसलिए जाके मैं ऑफेंस किया। समझना इस चीज को, 18 साल से बड़ा व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है कि मिस्टर ए ने मुझे अबैट किया, दुष्प्रेरित किया, इसलिए जाके मैं उसको मार के आया। तो कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि देख ए ने किया जो किया, आपका सेंस ऑफ माइंड कहां गया था। मैं थोड़ा सा अलग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, सेंस ऑफ माइंड।
ठीक है, मतलब आपका मस्तिष्क कहां गया था? आपको सोचना चाहिए ना कि कोई व्यक्ति आपको यूं कहे, कल तो कहेगा कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में कूद जाओगे क्या? एक डायलॉग है ना, बड़ा फेमस है ये तो। मतलब बचपन के अंदर जब घर से बाहर खेलने निकल जाते थे, सुबह से शाम को आते थे वापस, तो घर पे आते थे तो पिताजी डंडा लेके तैयार खड़े रहते थे, पूछते थे कहाँ गए, तो हम बताते, कोई ना कोई एक्सक्यूज देते थे कि वो पड़ोस वाली आंटी है, अंकल है, उन्होंने कहा था जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं, खेलो जाओ। तो फिर डायरेक्ट सामने जवाब आता, कल तो वो कहेंगे कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में कूद जाओगे क्या? तो ये डायलॉग, कुछ डायलॉग होते हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे होते हैं, तो अब सुनना अच्छे से। अब इस डायलॉग से कानून का कॉन्सेप्ट निकल रहा है, इसलिए आपको बताया। मतलब ऑफेंडर का ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसको अबेट किया गया, समझना। ऑफेंडर का ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा कि उसको अबेटर ने क्या किया है, अबेट किया है। दुष्प्रेरक जो था उसने उसको दुष्प्रेरित किया था, इसलिए उसने ऑफेंस किया। लेकिन शर्त है वो 18 प्लस होना चाहिए, मतलब इन एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसे केसेस के अंदर वहां पर क्या होता है, उसकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो ये एक पहली बात हुई। दूसरा जो यहां पर केस आएगा कि अबेटर ने और ये जो आपका ऑफेंडर हो गया है, इनके केस में हमने मेन तो दो रिलेशन को यहां पे समझना है। तीसरा समझना है कि यार इसने जिसको अबेट किया है, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, हाउ, जिनसे क्या किया जा सकता है, अबेटमेंट किया जा सकता है, कैसे, किन किन तरीकों से अबेटमेंट हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें दो चैप्टर और मिक्स होने वाले हैं यहां पर। तो अबेटमेंट करने के हमारे पास बेसिकली तीन तरीके हैं। तीन तरीके यहां पर अबेटमेंट करने के, कहां दे रखे हैं, ये आपको सेक्शन 107 में गिवन है। सेक्शन 107 के अंदर आपको ये तीनों तरीके दे रखे हैं। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, उकसाना, और उकसा के आप वो अपराध कर देते हो। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक जो षड्यंत्र होता है वो 120 ए के अंदर परिभाषित है और 120 बी के अंदर डिफाइन कर, मतलब उसको पनिश किया गया। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तीसरा, अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग फैसिलिटेटिंग, या जानबूझ के आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति की मदद करते हो, उसकी सहायता करते हो ऐसा करने के लिए, इंटेंशनली उसको हेल्प करते हो। ठीक है, 5-6 लोग आए जो कि क्या है, मान लो कल कोई जुलूस निकलने वाला था, उसके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए वो आए थे वहां पर, और आपने उन 5 लोगों को अपने घर में रुकने दिया, ये जानते हुए भी कि वो किस पर्पस के लिए आ रखे हैं। आपने बेसिकली क्या किया पता है, आपने भी अबेटमेंट किया है। आपने भी क्या किया है वहां पर, अबेटमेंट किया है। तो मैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा और वाइड लेके जाता हूं। एक घटना हुई जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, तो कुछ असामाजिक हिंदू लोगों ने, हिंदू तत्वों ने क्या कर दिया, उसको ट्रेन से उतार दिया। वो आदमी वहां से फ्रस्ट्रेट हुआ। जब वो अपनी सोसाइटी के अंदर आया, उसने कहा कि ये बात हुई और वो जो मेरे को निकालने वाले थे वो हिंदू थे। तो अब उसने क्या किया, उसने उनको अबेट किया कि यार मतलब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, मैं तो इस कौम से होना ही बड़ा एकदम शर्मिंदा फील कर रहा हूं कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हम कुछ नहीं करते, ये वो, इस तरीके से वो क्या करता है, अबेट करता है। एक भीड़ के अंदर स्पीकर जो मंच पे खड़ा रहता है वो क्या करता है, वो अबेट ही तो करता है क्राउड को किसी न किसी चीज के लिए, अगर वो उस तरीके से कर रहा है तो यहां पर आप उकसा रहे हो। यहां पर आप पहला काम, उसने जाकर अपने 4-5 लोगों से वो मिला, क्या उनके खिलाफ कुछ न कुछ करो, उकसाना कहते हैं इसको, ना, इंस्टिगेट करना, पहला तरीका। दूसरा, जब उसने उसको उकसाया तो वो जो 5 लोग थे उन्होंने मिलकर कुछ प्लान बनाया, कॉन्स्पायरेसी, क्या बोलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग इस तरह से मिलकर कुछ प्लान बनाते, एक दूसरे को डन करते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा बिल्कुल करेंगे, ओके। क्या हो गया, ये कॉन्स्पिरेसी हो गया। कॉन्स्पिरेसी कभी कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, कॉन्स्पिरेसी हमेशा 2 लोगों के बीच में मिलके की जाती है। वो दुर्योधन शकुनी मामा याद है ना, कॉन्स्पिरेसी की थी पांडवों को जुए के अंदर हराने के लिए डिफीट करने के लिए। तीसरा है इंटेंशनल एडिंग, जब उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया तो फिर वो कहीं पर दूसरे शहर में जाते हैं जहां पर अगले दिन जुलूस निकलना है, और वहां पर जाके किसी एक व्यक्ति किसी अन्य पर्सन के घर में रुकते हैं। तो जिसके घर में रुके उसने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उसने उनकी एक तरीके से मदद की है, या फिर उन्होंने किसी और पर्सन से पत्थर मंगवाए, तो जो पत्थर की सप्लाई करके उनको गया है ना, उसने एक तरीके से उनको अबेट ही किया है। तो ये तीनों कैरेक्टर, वो व्यक्ति जिसको ट्रेन से उतारा गया था जाके जिसको कह रहा है वो अबेटमेंट अबेटर है,
वो जिन लोगों ने आपस में कॉन्स्पायरेसी की थी वो भी अबेटर है, और तीसरा जो उनकी हेल्प कर रहा है, फैसिलिटी कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, उनको किसी तरह की सुविधा दे रहा है, वो भी क्या है, अबेटर है, दुष्प्रेरक है। तो तीन तरीके से क्या होता है, दुष्प्रेरण होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तीन तरीके। अब इन तीनों के अंदर क्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन जो होता है वो इंटरप्रिटेशन, निर्वचन का इंटरनल ऐड होता है, आंतरिक शोध, क्या कहते हैं, मदद होती है, उससे सहायक होती है उस भाषा को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वन बाय वन उन एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट भी ऑफेंस होता है। अब देखो ये वर्ड है नहीं, बार बार हमारे सामने आते हैं, कौन कौन से, एक वर्ड होता है एक्ट, एक वर्ड क्या है, एक्ट यानी कि कार्य, और दूसरा होता है ओमिशन। एक होता है एक्ट, दूसरा होता है ओमिशन। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इलीगल ओमिशन। अब इलीगल ओमिशन क्या है, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि यार ये होमवर्क आपको करना है आज, ठीक है, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, आपने वो असाइनमेंट क्लास के बाद नहीं कर दिया। नहीं किया मतलब अगले दिन पूछा क्यों नहीं किया, सर भूल गए। ये भूलना होता है ना, इसी को कहा जाता है ओमिट करना। मतलब या तो अब ये आपने जानबूझकर भूला है या अनजाने में भूला, दोनों में फर्क होता है। जानबूझ के भूलने का मतलब आपने इंटेंशनली नहीं किया, आपने कहा यार ये तो मेरे को ऐसे ही माइंड में सेट हो गया सर, अब इसको तो अलग से लिखने के लिए मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ये माइंड में सेट है मेरे। इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझकर नहीं करना। और दूसरा वास्तविकता में भूल जाते हैं, कई बार अपन काम में अटक जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो या ये ओमिशन, इसके लिए आपको सजा मिल सकती है क्या, ये जो आपने भूल गए हो, ओमिट कर दिया है, इसको बोला जाता है लोप करना। हिंदी शुद्ध हिंदी क्या है इसकी, लोप करना। तो ये जो आपने ओमिट किया इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो डिपेंड करता है कि ये लीगल ओमिशन है या इलीगल ओमिशन है। अब जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आप भूल गए, इट्स ओके, इलीगल असाइनमेंट, इसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिल सकती। तो इलीगल ओमिशन क्या हो सकता है, सपोज करो कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ हो और मैं उस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूं, सपोज कर लो, ठीक है। मैंने जाते वक्त कहा, मैंने कहा एक ये 2 पेशेंट आए हैं, इनका थोड़ा हालत क्रिटिकल है, तो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर 3-3 घंटे में रिप्लेस करते रहना। सुनना अच्छे से, I am the incharge of a hospital, you are the staff, nursing staff in that particular hospital. I have given a specific instruction to you all that kindly replace the oxygen cylinder after 3 hours. हर 3 hours के बाद में, 3 घंटे के बाद में आप उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्लेस करते रहना, क्योंकि इनकी हालत क्रिटिकल है, नॉर्मली ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे, नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहे। आपने कहा ओके सर, यस सर, डन हो जाएगा। अब हुआ यूं कि 7 बजे में गया था वहां से, 10 बजे तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर वहां से हटा दिया, लेकिन जब रात को 11, 12 और 1 बजे रिप्लेस करना था, आपने रिप्लेस नहीं किया। आपको नींद आ गई, जो भी हुआ, सुबह उठ के देखा तो पेशेंट तो फ्लैट हो गया। तो यहां पर जब मॉर्निंग में आया, मैंने कहा भाई क्या हो गया सर, हम भूल गए। ये जो ओमिशन है ना, ये इलीगल ओमिशन है। मतलब डिपेंड करता है प्रभाव क्या पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस। कभी अगर आइडेंटिफाई करना हो कि कोई भी ओमिशन, कोई भी लोप लीगल है या इलीगल, उसका तरीका है कि उसका कॉन्सिक्वेंस देखो कि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ट्रेन का लोको पायलट, उसको कह रखा है भैया जब लाल झंडी दिखे ट्रेन रोकनी है, रेड सिग्नल दिखते ट्रेन रोकनी है। उसको रेड सिग्नल दिखा, उसने रोका नहीं, सीधा चला गया, आगे जाके कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया। पूछा गया तो सर मैं तो भूल गया, तो ओमिशन कर दिया, लोप हो गया, तो क्या उसका एक्ट पनिशेबल है। कॉन्सिक्वेंस देखो कि उसके रेड सिग्नल नहीं देने से क्या क्या चीजें हुई, दुर्घटना हुई, ऐसी चीज जो नहीं होती अगर वो ओमिट नहीं करता तो इलीगल ओमिशन कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो एक्ट और इलीगल ओमिशन है ना, इसके बारे में आपके सेक्शन 32, 33, 34 कुछ स्पेशल बातें कहते हैं। तो एक बार आइए जरा सेक्शन 32 पे फिर इस चीज पे वापस आएंगे, क्योंकि हमने खुद से एक प्रॉमिस कर रखा है। प्रॉमिस ये है कि जनरल एक्सप्लेनेशन को हम साथ साथ पढ़ेंगे जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब वो समय आ चुका है, एक इलीगल ओमिशन वर्ड आ रहा है तो उसको हमें समझना है। सेक्शन 32 निकालिए, बेसिक बात निकालिएगा। सेक्शन 32 प्रोविजन जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 के अंदर है। सेक्शन 6 से लेकर 52A तक आपके जनरल एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, सामान्य स्पष्टीकरण दे रखे हैं। वहां पर 32 स्पेसिफिकली कुछ बात कहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है 32 के अंदर, कार्य और लोप, एक्ट और ओमिशन।
और यहां पर क्या मेंशन है, देखो वर्ड पे फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अमाउंट टू इलीगल ओमिशन, निम्न में से कौन सा कार्य अवैध लोप कहा जा सकता है। जब आपको ये पता नहीं होगा कि 32 में क्या लिखा हो, 33 में क्या लिखा हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्ट ओमिशन, द वर्ड एक्ट, जो वर्ड है कार्य, इसका मतलब होगा डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। मतलब अगर कंटिन्यू कोई सीरीज भी एक्ट है, मतलब सपोज करो कि उस आप लोग नर्सिंग स्टाफ थे, आपने 1 बजे भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्लेस नहीं किया, फिर 4 बजे भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्लेस नहीं किया, और फिर 7 बजे भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्लेस नहीं किया, तो आपने एक बार एक्ट किया, लोप किया है कि 3 बार किया है, तो क्या कहा गया, तीनों को एक एक्ट माना जाएगा, तीनों को एक एक्ट माना जाएगा। द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, एंड द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। मतलब जो कंटिन्यूसली एक से ज्यादा एक्ट या लोप है उसको भी एक एक्ट माना जाएगा। एक थोड़ा और एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन सुनना जरा उसको ब्रॉड माइंड से। एक सौतेला पिता, एक स्टेप फादर अपनी स्टेप डॉटर को, सौतेली बेटी के साथ में कंटिन्यूसली 3 दिन तक रेप कमिट करता है, कंटिन्यूसली 3 दिन तक क्या करता है, रेप कमिट करता है। नेक्स्ट डे जब वो लड़की पुलिस जाने के जाके एफआईआर दर्ज करवाती है अपने उस फादर के खिलाफ। अच्छा ध्यान रखना, एक रेप किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास कस्टडी नहीं थी उसकी, जिसका वो गार्जियन नहीं था, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। जैसे एक लेडी पेशेंट है, फीमेल पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल के पास उसकी कस्टडी, एक तरीके से हॉस्पिटल जिम्मेदार है। एक घर के अंदर रहने वाले सदस्यों के द्वारा रेप किया जाए तो अपराध गंभीर होता है। हॉस्टल वार्डन द्वारा किसी के साथ, लड़की के साथ रेप किया जाता है तो अपराध अलग होता है। एक स्ट्रेंजर के द्वारा रेप, मेन एक लाइन में आंसर ये है, अगर रेप बाय स्ट्रेंजर अलग ऑफेंस है, और रेप बाय एनी नोन पर्सन, रेप बाय एनी नोन पर्सन अलग अपराध है। इसको हम कैटेगराइज करेंगे जब हम लोग 375 में रेप की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तब उसके बेसिक एक एक जो अलग अलग सबसेक्शन बने हुए हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना। 376(1) में अलग सजा क्यों है और 376(2) में अलग सजा क्यों है, अगर आप जाके आज इस सेशन के बाद उसका आंसर फाइंड आउट करोगे ना, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। रेप बाय स्ट्रेंजर एंड रेप बाय नोन पर्सन। अब वो नोन पर्सन हो सकता है गार्जियन हो, संरक्षक हो, नोन पर्सन हो सकता है हॉस्पिटल का अथॉरिटी, नोन पर्सन हो सकता है पुलिस थाने का इंचार्ज हो, जिस थाने के अंदर वो महिला कैदी है, एंड एनी दैट पर्सन, मैनेजमेंट का पर्सन हो गया वगैरह। तो यहां पर सिंपली लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा था कि स्टेप फादर ने स्टेप डॉटर के साथ में 3 दिन तक कंटिन्यूअसली रेप किया, चौथे दिन वो डॉटर जाती है एफआईआर दर्ज कराती है उस फादर के खिलाफ में। बताइए उस फादर को कितने तरह के रेप की, मतलब उसमें रेप में तीन बार सजा मिलेगी उसको। पहले दिन रेप जो किया उसकी सजा, दूसरे दिन जो किया उसकी सजा, तीसरे दिन किया जो उसकी सजा, मतलब 3 बार सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए कम से कम एक बार में 10 साल की सजा मिल रही है सिंगल रेप के लिए, तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 साल की सजा मिलेगी या 10 साल की सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? 10 साल की सजा मिलेगी। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑफेंस है वो सीरीज में किया जाता है तो उसको सिंगल एक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये हमको पता है, इसका आंसर भी हमें पता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो 3 दिन की जगह चलो 10 दिन अगर कंटिन्यूसली उसने रेप किया है, तब तो 10 साल ऐसे करते करते 100 साल की सजा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा आज तक कभी हमने सुना नहीं है, हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सेक्शन 32 बीच में आता है। सुनना, समझना, लॉजिक है इसके पीछे। अगर कोई चीज कंटिन्यूसली ऑफेंस हो रहा है तो उसके पीछे ये लॉजिक है। आपने एक बच्चे को किडनैप किया, ठीक है, और 30 दिन तक उसको किडनैपिंग में रखा आपने। अब आपको पता है ना कि 2 घंटे के लिए भी किडनैप करो तो भी किडनैपिंग होता है, 1 दिन के लिए करो तो भी किडनैपिंग है, 15 दिन के लिए करो तो भी एक किडनैपिंग है, 30 दिन के लिए करो तो भी एक किडनैपिंग कहलाई जाती है। 30 दिन तक आपने किडनैप करके रखा तो 30 तरह की किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा, एक ही किडनैपिंग का ऑफेंस बनता है। क्यों? सेक्शन 32। इंटरव्यू का सवाल है ये कि भाई इसका ऐसा क्यों होता है कि जब इस एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई एक बार भी रेप किया तो भी ऑफेंस की सजा रेप की सजा मिलेगी, और 3 दिन तक कंटिन्यूसली रेप कर रहा है तो भी आप एक बार ही सजा दे रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा सेक्शन 32 के कारण। छोटा सा सेक्शन है बट बहुत बड़ा रोल है इसका। 33 पर आइए जरा। यहां पर भी 32
3 का पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया, 32 पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पहले 32 मैंने देखना चाहिए था, हमने गलती से 33 देख लिया है, कोई बात नहीं, 32 भी देख लेते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ब्रैकेट में डालो इस बात को, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो, इसको ब्रैकेट में डालो। आगे मेन पार्ट को पढ़ते हैं। वर्ड विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, जहां पर एक्ट की बात आएगी वहां पर इलीगल ओमिशन को भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे, साथ में मानेंगे, साथ में शामिल करेंगे एक्ट को भी और इलीगल ओमिशन को भी। और इलीगल ओमिशन क्या मैंने आपको बता दिया, वही नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर। तो ये काम करो ना आप, है ना, इसके नीचे जो आपको थोड़ी जगह मिल रही है ना बेरेट के नीचे, वहां पर लिख लो इलीगल ओमिशन इक्वल टू या अवैध लोप इक्वल टू ऑक्सीजन सिलेंडर नॉट सप्लाइड बाय नर्सिंग स्टाफ। एग्जाम्पल लिख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर नॉट रिप्लेस्ड बाय नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो रिप्लेस नहीं किया गया नर्सिंग स्टाफ के द्वारा। तो आपको क्या है, एग्जैक्टली क्लिक कर जाएगा। कई बार कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, अगर हम उनको किसी एग्जाम्पल से, उदाहरण के साथ याद रखते हैं ना, तो वो माइंड में बड़े फिट रहते हैं, माइंड में एकदम सटीक रहते हैं, हम उसको भूलते नहीं है। ठीक है, ऐसा ही कुछ बात यहां पर भी है, तो ध्यान रखना 33 और 32, और साथ ही साथ में आप इसके अंदर 35 और 36 इनको भी एक प्रयास करना आप, बाकी इसको सही समय पे वापस डिस्कस करूंगा मैं। 36 जरूर देखना। कई बार कुछ चीजें एक्ट से, कई बार कुछ चीजें पार्टली ओमिशन से होती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उसको 2 टाइम खाना मिलना चाहिए, ठीक है। वो जेलर जो है, एक तो उसको खाना नहीं दे रहा है और दूसरा उसकी हर बार पिटाई करके जाता है, हर बार जाके उसको फिजिकली उसके खिलाफ एक्ट करता है, उसको अब्यूज करता है, फिजिकल अब्यूज करता है उसका, ठीक है। तो फिजिकल अब्यूज करना, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करना एक एक्ट है, और खाना नहीं देना एक ओमिशन है। तो कुछ ऑफेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आधे तो एक्ट से बने हैं और आधे क्या बने हैं, ओमिशन से बने हैं। आधे एक्ट से, आधे ओमिशन से। उसको खाना नहीं दिया, ओमिशन है, लोप है। उसके साथ पिटाई की, आपने जो एक्ट किया वो एक एक्ट है, पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन। 36 में लिखा हुआ है कि ऐसे केस में भी ऑफेंस माना जाएगा। खैर जो भी है, तो इलीगल ओमिशन, आज के बाद जब भी ये वर्ड आए तो अच्छे से याद रखना, एग्जाम के अंदर भी आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जजमेंट राइटिंग के अंदर भी इस तरह का सीन अराइज हो सकता है, और वहां पर आपको ऐसा कोई केस आए कि उसने पार्टली एक्ट है पार्टली ओमिशन से किया है, सेक्शन 36 का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। कई बार कुछ चीजें आती जहां पर हमें उस सेक्शन को याद करना है तो ही हम याद कर पाएंगे। 32, 33, 36 हमने 3 सेक्शन अभी देखे। 32 में क्या था, एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, कार्य के अंदर अवैध लोप शामिल है। 33 के अंदर क्या था, अगर सीरीज ऑफ एक्ट है तो भी उसको सिंगल एक्ट मानना है। सीरीज ऑफ ओमिशन है, मतलब कंटिन्यूसली एक क्रम के अंदर लोप किया गया, उसको भी सिंगल लोप, एक लोप यानी कि सिंगल ओमिशन मानना है। और 36 कोई भी एक्ट है, पार्टली एक्ट के द्वारा हो सकता है, पार्टली ओमिशन के द्वारा भी हो सकता है। इसमें 35 का भी रोल रहेगा, जिसको बाद में देखेंगे। वहां पे वापस यहाँ पे आ जाइए, इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट भी ऑफेंस हो सकता है। अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी हमको पता है, क्यों, क्योंकि हमने 32 देख रखा है, और 32 क्या कहता है, किसी भी एक्ट के अंदर इंक्लूड है क्या, इलीगल ओमिशन। तो आप एक्ट का अबेटमेंट कर रहे हो तब तो ऑफेंस है ही, इलीगल ओमिशन का भी अबेटमेंट करोगे तो भी अपराध ही होगा। तो ये बात अलग से नहीं है, ये बात बड़ी स्पष्ट यहां पर क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, दैट एक्ट और इफेक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, जिस चीज को आपने दुष्प्रेरित किया है वो अपराध वहां पर हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात तो हमने समझी थी। जैसे कि बल्लाल देव ने शिवगामी को अबेट किया कि बाहुबली को मारना है, उसने अबेट किया, लेकिन उसने शिवगामी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं मारूंगी। तो क्या बल्लाल देव को सजा नहीं होगी, क्या बल्लाल देव को सजा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि जो एक्ट अबेट किया गया है वो हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरा, बाकी के तीनों जो पार्ट है, एक्सप्लेनेशन है, उनको अपन कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक पार्ट को मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, दैट इज द 4th वन। अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है। जैसे सपोज करो कि मंत्रा दासी की एक बेटी थी, मंत्रा दासी की बेटी ने मंत्रा दासी को अबेट किया कि तुम जाके कैकेयी को इस तरीके से कहो तो वो राम को वनवास भेज देगी। समझना है चीज को, हम थोड़ा सा इमेजिनेशन कर रहे हैं। आई हैव द ड्यू रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है, तो प्रिकॉशन दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे दिया ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशनल पर्पज के लिए बात कर रहे हैं। तो मंत्रा दासी की एक बेटी थी, उसने मंत्रा दासी को अबेट किया कि तुम जाके कैकेयी को इस चीज के लिए कहो
तो उसकी बेटी ने उसको अबेट किया, यानी कि 1 अबेटमेंट। किसके लिए अबेटमेंट किया? आगे जाके अबेटमेंट करने के लिए। और मंत्रा दासी ने जाके केकई को अबेट किया। तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अच्छा, अगर किसी अपराध का अबेटमेंट कर रहे हो तो वो अपराध है। अगर आप किसी अच्छी चीज का अबेटमेंट कर रहे हो तो उसको मोटिवेशन बोलते हैं, उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, उसको सजेशन बोलते हैं। समझ रहे हो? किसी अच्छी चीज का, अगर कोई ऐसा कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, कोई कह रहा है यार तुम्हें पता है तुम में कितनी ताकत है, तुम 8-8 घंटे तक पता है पढ़ाई करके क्या क्या कर सकते हो। क्या कर रहा हूं? अबेटी कर रहा हूं। लेकिन ये अबेटमेंट पॉजिटिव एक्ट का है, एक एक्ट जो ऑफेंस नहीं है, तो यहां पर अपराध होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस का अबेटमेंट ही, सिर्फ और सिर्फ अपराध का दुष्प्रेरण ही क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। तो जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन वो क्या कहती है? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, वो भी क्या कहलाएगा? अबेटमेंट कहलाएगा। ये जो मंत्रा की बेटी वाला एग्जांपल दिया, इसको रिकॉल रखना। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे डिस्कस की है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट पार्ट अगले एपिसोड में रहेगा। तब तक के लिए अपनी एनर्जी को बना के रखना, जो कुछ होमवर्क और टास्क मैंने दिए उनको जरूर कंप्लीट करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।